बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको फ़ैयाज़ राजा और सदीक़ जान का सलाम मोहब्बत। वो कहते हैं कि गांव में अगर कोई पहलवान किसी बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार ना हो किसी दूसरे पहलवान के मुकाबले में, तो जो तमाशाई होते हैं वो उसकी हल्ला शेरी करते हैं और ये कहते हैं कि आप ये मुकाबला कर सकते हैं और आपने ये मुकाबला करना है। और फिर उन तालियों और शोर के ज़ोर पर जो है वो उस पहलवान को मुकाबला कराने की कोशिश की जाती है, अगरचे उस पहलवान में दम खम नहीं होता। सदीक़ जान साहब, आज कल जो चर्चा है जिस बात का, वो मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर कर चर्चा है। और मैंने ये जो जिक्र भी किया पहलवान का, तो पाकिस्तानी मीडिया के जो कुछ हजरात हैं, जो कुछ लोग हैं, वो मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जमातों के कारकुनों की निस्बत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं मियां साहब की तकरीर सुन के। और बल्कि हामिद मीर साहब ने तो ट्वीट किया कि जो है वो ARD और MRD की याद जो है ताज़ा हो जाएगी। हालांकि ये दोनों मौके ऐसे थे कि इन दोनों मौक़ों से मियां साहब ने फ़ायदा दोनों दफ़ा उठाया। एक दफ़ा सूबाई वज़ीर बन गए और दूसरी दफ़ा वो सऊदी अरब भाग गए। अभी जो है वो नजम सेठी साहब ने भी ये फरमाया कि उनकी तकरीर ऐसी थी कि वो जनाब उनका कारकुन बड़े जोश में भर गया है। तो मुझे ये बताएं कि मीडिया जो है वो क्यों ज़्यादा पुरजोश है, ख़ास तौर पे बाज़ जो लोग हैं वो मियां साहब की तकरीर को लेकर। देखिए, मैं उस पे आऊँगा। मैं देखने वालों को ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं जो आपने तारीख़ी पस मंज़र में MRD हो, ARD हो, नवाज शरीफ साहब का किरदार हो, ये कितने बड़े जो इनको बना के पेश किया जाता है कि बहुत बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे। बल्कि मैंने अभी आपको ही कहा है, आपको ये रिक्वेस्ट की कि आप इस पर भी वीडियो बनाएं कि जो नजम सेठी साहब का, अभी मैं आपके आने से पहले, ये इस वीडियो से पहले प्रोग्राम सुन रहा था, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की तो पैदावार है, नवाज शरीफ भी, भुट्टो भी, लेकिन 1993 के बाद नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए और उन्होंने जितने फैसले किए वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट किए। ये अब आपने हमें तारीखी बैकग्राउंड में, क्योंकि आपकी बहुत माशाल्लाह इसके ऊपर स्टडी है, कि आपने हमें बताना है कि नवाज शरीफ साहब ने उसके बाद कौन कौन से एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैसले। ये तो फिर बात बड़ी दिलचस्प होगी। यानी 99 में जो मियां साहब ने जो है वो नजम सेठी साहब को गिरफ्तार किया, वो फिर मियां साहब का यानी फैसला था, इस्टेब्लिशमेंट का नहीं था। मियां साहब यानी खुद फैसला कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में नजम सेठी साहब नहीं चुभ रहे थे। ये तो इंकशाफ है। बिल्कुल, ये खुद उन्होंने इंकशाफ किया है और वो बाकी वो और भी उस पर करेंगे। नजम सेठी साहब के एक और मैं आपको बताऊँ, बड़ी मज़े की उन्होंने बात की। यही से पता चलता है ना कि ये साफ़ थी बददियानती इनकी। कहते हैं मियां साहब का जो खिताब है ना, वो देहातों में जैसे होटलों के ऊपर मैच दिखाए जाते हैं ना, क्रिकेट मैच दिखाए जाते हैं, इस तरह से देहातों में होटलों के ऊपर दिखाया गया है। और लोग सुन के ना नवाज शरीफ की तकरीर बड़े पुरजोश है कि हुण बोले साडा शेर। यानी उनके मुताबिक जो आम पाकिस्तानी हैं देहातों में, वहाँ पे होटलों पे दिखाया गया और फ़ौज को जो उन्होंने गालियाँ दी हैं, जो फ़ौज पे हमले किए, आम पाकिस्तानी उस पर बड़ा खुश है। तो ये देखें ना यार, बात को करने वाली करें। आखिरी मौके पे तो ये भी नहीं पता था कि नवाज शरीफ की तकरीर जो है वो टीवी पे चलेगी या नहीं चलेगी। वैसे मियां साहब की तकरीर में कोई नई बात थी जिसको वो जिक्र कर रहे हैं? ये बातें तो वो GT रोड पे भी कर चुके हैं और फिर डील करके चले गए। बिल्कुल, ये वही बात है ना, कोई नई बात नहीं थी। बस ये है कि वो पुरानी शराब नए बर्तन में उन्होंने बेची है। सिवाय आसिम सलीम बाजवा वाली बात, ये कोई नई बात नहीं है। और वो हमेशा से धमकियाँ देते रहे कि मेरे सीने में बड़े राज दफन है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो सारी बातें। और ये जो कल इनकी तकरीरें थी ना सर, मीडिया पे तो मैं आता हूँ, इनकी कल जो तकरीरें थी ना, तो दो शेर मेरे जहन में आते हैं। वो एक शेर है कि ये कल जो दिखा रहे थे ना लोगों को, अवाम को, बज़ाहिर कि हम अवाम के लिए कर रहे हैं, तो वो शायर ने कहा था कि हमारे रहनुमा यूँ काफ़िलों को लेके चलते हैं, हमारे रहनुमा यूँ काफ़िलों को लेके चलते हैं, गुमा मक्के का होता है, सफ़र कूफे को करते हैं। लगता ही है कि मक्के की तरफ लेके जा रहे हैं, लेके कूफे की तरफ जा रहे होते हैं। मियां साहब की तारीख तो वैसे यही रही है कि यही रही है। जी। और दूसरा ये है कि इनमें से जो लीड कर रहे थे पीपल्स पार्टी वाले, उन्होंने जो मियां साहब को बेचा है ना, और बाकी लोगों को जो बेचा है, तो वो कहते हैं कि मीरे कारवां ने यूँ महवे सफ़र रखा, मीरे कारवां ने यूँ महवे सफ़र रखा, मंजिल भी बेच दी और काफ़िले को बेखबर रखा। कि जो उनके पीछे चल रहे थे उनको उन्होंने बेच दिया, उनको पता ही नहीं है कि मैं बेच वो ये इससे बड़ी जो है वो बेखबरी क्या हो सकती है वाकई काफिले की, कि नवाबजादा नसरुल्लाह जो है वो मियां साहब के हवाले से तहरीक चलाना चाह रहे थे 99 में, और कलसूम नवाज साहब उनके साथ बैठी हुई थी और सब मुशर्रफ के साथ इकट्ठे थे। एक हफ़्ता पहले जो है वो उन्होंने ARD बनाई और 10 दिसंबर को, एक हफ़्ते बाद मियाँ साहब डील करके सऊदीया चले गए। तो मियाँ साहब की तारीख तो ये है। और अभी आप बता रहे थे क्या जुमला कहा था नवाबजादा नसरुल्लाह साहब ने? बिल्कुल, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब ने उस वक्त ये कहा कि ज़िंदगी भर जो है वो मैंने सियासतदानों के साथ मामलात किए, ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है मैंने एक सरमायादार और एक कारोबारी शख्स से मैंने मामला किया
और वो मुझको बेच के चला गया। तो मियाँ साहब से उम्मीदें लगा ली हामिद मीर मियाँ साहब ने वैसे बेचा कैसे था नवाबजादा नसरुल्लाह साहब को? बेचा ऐसे मियाँ साहब ने कि मियाँ साहब ने उनको तो ये कहा कि हम बड़े डट गए हैं मुशर्रफ के खिलाफ, कुलसूम नवाज के जरिए वो तहरीक चलाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसके बाद जब मियाँ साहब सबको छोड़ छाड़ के यहाँ चले गए तो उन सबको उन्होंने बेच दिया। वो सब हैरान परेशान हो गए कि हमारे पास जो बेस थी जिसके ऊपर हम एक तहरीक चला रहे थे कि आपने जो जनाब एक जमहूरी हुकूमत गिराई है, आपने एक बड़े सियासतदान को अंदर कर दिया है, वो तो डील करके बाहर चला गया। तो उसके बाद फिर यानी नवाज शरीफ ने सबको कहा कि डट जाना है, लड़ जाना है। जी जी, मैं इस पे ना एक बात कहता होता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने ना जब सीरियस हो गए बज़ाहिर कि अब मैं बिलावल ने जाके कहा था कि नवाज शरीफ अब नजरियाती हो गए हैं, तब्दील हो चुके हैं, जेल में कोटलखपा जेल निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़े दावे किए कि मैं डट जाऊँगा, लड़ जाऊँगा, आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, आई लव यू, और वो तकरीरें की उन्होंने, मुझे क्यों निकाला वाली जल्द से जाके किए। लोगों को कहा कि अब मैं आपको नहीं छोड़ के जाऊँगा, आखिरी वक्त तक लड़ना है। तो मैं कहता हूँ कि हमारे कुछ मीडिया के लोग भी ना सीरियस हो गए थे ना कि बाकी टैंकों के आगे लेटने का वक्त आ गया है। जब कई लोग बेचारे तैयार हो गए टैंकों के आगे लेटने के लिए, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं और शहबाज शरीफ साहब, यानी नवाज शरीफ साहब की तरफ से शहबाज शरीफ गए। इसी तरह जैसे हम अक्सर ना ये फातह खानियों के ऊपर, कुल खानियों के ऊपर कहते हैं सारे एक बार अलहम शरीफ 3 बार कुल शरीफ पढ़ के ना और अलामा साहब की मिल्क कर दें, तो वो कहते हैं मैंने आपके मिल्क किया, मैंने आपके हवाले किया। वो फिर उसके हवाले करते हैं, वो सारों का दरूद सलाम सूरतें वो फिर आगे दुआ करके और अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं दुआ के ज़रिए। तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से अपनी जो इस्तदाएँ थी, अपनी जो माफ़ी थी, अपनी जो रहम की अपील थी, वो मिल्क की शहबाज शरीफ के। शहबाज शरीफ जाके और जिनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने लोगों को तैयार किया था कि टैंकों के आगे लेटना है, तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का पैगाम लेकर गए और टैंक चलाने वालों के बूटों में लेट गए। और फिर उसके बाद जो हुआ वो सब ने देखा। तो ये सर इनकी, आप, मैं दोबारा ये कहूँगा, आपके सामने बैठ के बात करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपकी जितनी पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर आप की कमांड है और आप जितने नवाज शरीफ के ऊपर PID हैं, और एक आपने मेरा सब्जेक्ट ख़राब कर दिया है। मैं हमेशा कहता होता था कि मैं हामिद मीर साहब पे PID कर रहा हूँ, लेकिन जितनी चीज़ें आपके पास है ना मैं विड्रा कर लिया। देखिए आपने ये जो बात की है ना हामिद मीर साहब की, मुझे कल उनका एक ट्वीट देख के जो है वो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो माशाल्लाह बड़े सीनियर साफ़ी हैं और उन्होंने ARD और MRD का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि हम उसकी तारीख जो है वो दोहरा देंगे। तो तारीख मैंने उसके सामने आपके जो रखी कि किस तरह मियाँ साहब दोनों दफ़ा धोखा देकर गए। और मेरी तो जो है पॉलिटिकल हंच वो यही कहती है कि तीसरी बार भी धोखा होगा, डील लेने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं। और फिर एक बात मुझे बताएं कि ये जो उन्होंने एक डेट दी है, जो तारीख दी है इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने के लिए, आप जो है वो इस लॉन्ग मार्च जो है वो कवर भी करते रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देखते भी रहे हैं, मौलाना का भी किया, तरल कादरी साहब का जो लॉन्ग मार्च था उस मौके के ऊपर भी आप मौजूद थे। मुझे ये बताएं कि कोई माजी में कोई ऐसी तारीख आपको नज़र आती है कि लोग जो है वो जनवरी का महीना जिसमें सख्त तरीन सर्दी होती है, उस महीने में जो है वो इस्लामाबाद का रुख करें? जिन दिनों इस्लामाबाद में एक जानवर में जिसका नाम नहीं लेना चाहता, वो भी जो है वो सड़कों के ऊपर आया होता है और इतनी शदीद तरीन सर्दी होती है इस्लामाबाद में, तो उस सर्दी में जो है वो इनके पास ऐसे कारकुनान हैं जो उसका मुकाबला कर पाएंगे, या ये भी उन्होंने खामखा जो है एक शोशा छोड़ा है? देखिए, पुरानी तारीख में जो पुरानी जो तहरीकें चली हैं उनके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हालिया जो जमातें हैं, जो ये जमातें हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लोग निकाल सकें, वो भी जनवरी में, जब आप के मुताबिक सर्दी तो होती है, एक जानवर भी सड़कों पर होता है। तो लेकिन कादरी साहब ने तो खैर वो 14 जनवरी को वो आए और उन्होंने तो जो करके दिखाया, जिस तरह ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग वो आए, वो तो खैर सब जानते हैं, लोग देख चुके हैं। अब मसला ये है कि ये लोग खुद ये बता चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब चैनल पे बता चुके हैं कि जब नवाज शरीफ बज़ाहिर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे सर्विसेज हॉस्पिटल में, हालांकि नहीं थे, वो झूठ था सारा, लेकिन वो कहते हैं 70 बंदा भी नहीं निकला लाहौर में, तो अवाम हमसे कैसे ये मुतालबा कर सकती है कि हम अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे? तो कहीं गोया फिर ये दोबारा मौलाना फजल रहमान साहब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लास्ट टाइम भी उन्हीं से एक्सपेक्ट किया था और वो मदरसे के ये मौलाना साहब कोई इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मौलाना साहब भी तो इस्तेमाल होना चाहते हैं ना, मौलाना साहब भी तो अवेलेबल हैं कि गाड़ियों के किराया आप दें, खर्चा दें, यहाँ पे लंगर चले, खाने पीने की चीज़ें दें, तो मौलाना साहब अवेलेबल। अच्छा, वैसे आपने एक और मुझे बात याद दिला दी, आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान के मतलब क्योंकि बड़ा मशहूर है इस्लामाबाद के हल्कों में और हमारे साफ़ी आज़ाद भी समझते हैं, बड़े ज़ीरक सियासतदान है और एक पोस्चर है उनका कि बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। अगर हम उनके वालिद मुफ्ती महमूद के मतलब बात करें तो वाकई वो एक बड़े सियासतदान थे। भुट्टो का जो है वो उन्होंने जो है वो बड़ा सख्त मुकाबला किया। उसके बाद फिर जो है वो जब ज़िया साहब आ गए तो उस वक्त तो यकीनन मौलाना जो फजल रहमान थे वो उस तहरीक में शामिल हो गए जो ज़िया के ख़िलाफ़ थी। जमात इस्लामी ने फ़ायदा उठाया, लेकिन फजल रहमान साहब के जहन में वो बात थी कि जमात इस्लामी फ़ायदा उठा गई और वो रह गए। इसलिए जब 99 में इत्तेहाद बना जनरल मुशर्रफ के साथ, तो फिर मियाँ साहब फिर जो मौलाना साहब हैं उनके अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट फोर्स नहीं जागी।
फिर जो है वो उन्होंने बाकायदा जो है मुशर्रफ का साथ दिया। वो एक पूरी तारीख है, वो बिल्कुल आपके सामने है, किस तरह से मुतद्दा मर्दअमल बनी और किस तरह से उन्होंने मुशर्रफ से फ़ायदा उठाया और फिर LFO के ऊपर जो उनका किरदार रहा। तो मौलाना साहब को जो लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट गर्दानते हैं उन्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए। सर जब मौलाना साहब यहाँ आके बैठे थे, फ़ौज के खिलाफ तकरीरें कर रहे थे कंटेनर पे, तो उन दिनों में मौलाना साहब किस किस को कितनी बार मिले थे, वो जब सामने आएगा तो पता चल जाएगा कितने बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, जैसे इनका पता चल गया है। कल तकरीरें कर रहे थे, 4 दिन पहले ही वहाँ से बेहतरीन लंगर खा के आए हैं, बेहतरीन लंगर खाए, 3-4 किस्म की डिशें थी। उसके बाद चाय आने लगी तो उन्होंने कहा जी हमने ग्रीन टी पीनी है, पहले ग्रीन टी आई, फिर चाय आई, फिर ये कुछ ज़्यादा देर बैठे रहे, फिर दूसरी बार भी चाय कुछ लोगों ने मंगाई। खाने पीने के तो शौकीन है ना। फिर तो वहाँ पे एक बंदे ने कहा जी वो 7 अप स्प्राइट ज़ीरो, ठीक है, वो मंगवाएं। तो बड़ी इन्होंने जाके वहाँ पे फरमाइशें की, बड़ी खाने पीने की और सारा कुछ। देखें ये इनको अब जो इनको मुश्किलात आ रही हैं ना, कि अब चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, इनके एक दूसरे के खिलाफ बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, इनकी बददियानती हैं एक दूसरे के जो अब ये कर रहे हैं, जो पहले एक दूसरे के खिलाफ झूठी लड़ाइयाँ और सच्ची लड़ाइयाँ, अब इनकी यू टर्न। अब मैं सुन रहा था ज़मीर हैदर साहब को, ज़मीर हैदर साहब सोनिया सती साहिबा के साथ प्रोग्राम कर रहे थे पब्लिक टीवी पे, एहतशाम साहब और वो, तो उस प्रोग्राम में ज़मीर हैदर साहब ये कहते हैं कि एक बार नवाज शरीफ साहब के साथ हम मिले निकले और पीपल्स पार्टी के हवाले से बात हुई, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जिन्होंने मेरे बाप को, या उन्होंने सवाल किया सहाफ़ियों ने कि मियाँ साहब आपके वालिद साहब मियाँ शरीफ को कॉलर से पकड़ के घसीट के गाड़ी में डाला था पीपल्स पार्टी वालों ने, तो मियाँ साहब ने कहा इसका तो जवाब मैं लूँगा। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, जिस जमात ने नवाज शरीफ साहब के वालिद को कॉलर से पकड़ के घसीट के गाड़ी में डाला था, उस जमात को कल मियाँ साहब जो हैं कैसे उनकी खुशामद कर रहे थे जरदारी की और बिलावल की, और आज बिलावल के लिए उन्होंने ट्वीट भी कर दिया हैप्पी बर्थडे का। देखिए मियाँ साहब का ये एक रिकॉर्ड है। मैं वापस उनकी तकरीर के ऊपर आता हूँ। जो लोग बड़े पुरजोश हैं उनकी तकरीर को लेकर और कह रहे हैं उनकी तकरीर ने कमाल कर दिया, और फिर इस किस्म की बातें भी लोग कर रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान को पता चल गया था उन्होंने क्या तकरीर करनी है, तो उन्होंने कहा जी तकरीर करने दें। उनकी भी अक्ल पे वैसे मातम करने को दिल चाहता है। आपको एक वाक़या नहीं याद आता जो कि यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी मौजूद है कि किस तरह श्रीकांत जो है वो आउट हुए वसीम अकरम की गेंद पे, और वो थोड़ा सा बड़बड़ाए और इमरान खान साहब ने उन्हें दोबारा बुलाया और उनके हवाले कर दिए, विकेट के दोबारा खेले और वो आउट हो गए। तो मुझे लगता है मियाँ साहब के साथ इमरान खान ने ये नहीं कर दिया दोबारा से। मियाँ साहब के साथ बिल्कुल ये जो उन्होंने तकरीर दिखाने का फ़ैसला किया ज़बरदस्त था। मियाँ साहब एक्सपोज हुए हैं और मियाँ साहब ने जो क्योंकि मियाँ साहब नाकाम हो गए हैं ना, बैकडोर राब्ते जो कर रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब को जिस नंबर से कॉल गई थी कि आप वापस आ जाएं, आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाने हैं, वो नंबर बंद जा रहा है। और वो जब सारी ख़त्म हुई उम्मीदें, तो फिर मियाँ साहब पड़ गए अब इस्टेब्लिशमेंट को। अच्छा सिद्दीक साहब जो है वो खबर दें, खबर नहीं आप दे रहे, खबर तो ये है, शायद आप अपने किसी वीडियो में बात करें, ये मामला तो अब 2023 के इलेक्शन के ऊपर बात हो रही है। मामला तो अब ये है कि ये चाहते हैं कि कहीं 2023 से 2028 देखें इमरान खान का ना हो जाए, उसके ऊपर बात नहीं इसके ऊपर ना असल में इसका पूरा बैकग्राउंड है। मैं ये समझता हूँ कुछ चीज़ें आपके भी पास भी हैं, तो मैं ख्याल